गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आगे अध्याय में अपने बात कर लेते हैं। जो हमारा चैप्टर सेकंड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो चल रहा है, उसमें हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की। ठीक है, जो हमारा प्रतिबल और विकृति का कैसा डायग्राम बनेगा जब हम अगर किसी रेनफोर्स सेक्शन के लिए बना रहे हैं। हम जनरली यहाँ पे बात कर रहे हैं बीम की। ठीक है, तो बीम के केस में कैसा कैसा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पहला आ जाता है, हमारे पास में चार फिगर हैं यहाँ पर दिखाए हुए हैं। पहला आ जाता है हमारा एक्स सेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, एक्स सेक्शन बीम हमारा कैसा होता है उस चीज को हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये बीम जा रहा है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, तो मतलब चौड़ा है और इस तरीके से उसकी डेप्थ है, ऐसे जा रहा है। अब उसको हम बीच में से ऐसे काट दें, काटने के बाद में हम सामने से देखें, ठीक है, तो हमें जो दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है एक्स सेक्शन इस तरीके से। ठीक है, एक्स सेक्शन अब हमने वो काट दिया। अब उसका जो ऊपरी भाग जो होता है, ठीक है, इनको दो पार्टों में कौन डिवाइड करता है? एनए, न्यूट्रल एक्सिस। इसको हिंदी में बोलते हैं बल शून्य रेखा। ठीक है, जो बल शून्य रेखा है ये क्या करती है? दो भागों में इसको डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं कंप्रेशन जोन। ठीक है, क्या कहते हैं हम? कंप्रेशन जोन। ठीक है, संपीड़न क्षेत्र। और नीचे वाले जो भाग को, जो न्यूट्रल लेयर से नीचे वाला भाग है, उसको हम कहते हैं टेंशन जोन। टेंशन जोन में ही हमारा जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? उसको मजबूत करना है, कंक्रीट को। ठीक है, ठीक है, तो कंक्रीट को हमें क्या करना है? मजबूत करना है। तो हमारे पास में, अब हमारे पास में ये स्टील है, स्टील है, तो इसका एरिया हमारा AST है। तो हमने क्या किया? इसमें स्टील डाल दिया उसको मजबूत करने के लिए। ठीक है, हमने क्या कर दिया? इसमें स्टील डाल दिया। अब स्टील जो डाला है हमारा, उसके सेंटर से ऊपरी सतह तक की जो दूरी है उसको हम कह रहे हैं इफेक्टिव डेप्थ। क्या कह रहे हैं हम? इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई। इसके बाद में हमारे पास में आता है ये सेक्शन। सेक्शन की जो टोटल गहराई है, कुल गहराई है, उसको हम कहते हैं कैपिटल D। ठीक है, एक्स सेक्शन ऑफ V में हमने ये बताया ये कंप्रेशन जोन, ये हमारा टेंशन जोन। इसकी जो विड्थ है जो बीम की वो कितनी है? स्मॉल b। अब ऊपरी सतह से हमारा न्यूट्रल एक्सिस तक की जो गहराई है उसको हम कह रहे हैं x, मान लिया है हमने। ठीक है, टोटल d है, तो इतना न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंटर तक की दूरी कितनी हो जाएगी? d माइनस एक्स। ओके, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेन डायग्राम की। स्ट्रेन डायग्राम की, स्ट्रेन डायग्राम मतलब विकृति डायग्राम। ठीक है, विकृति, जैसे हमारा किसी भी सेक्शन पे जो बीम पर हमारा क्या आया? प्रतिबल आए, और प्रतिबल आने के कारण उसमें विरूपण हुआ, विकृति हुई। या तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे या फिर एक्सपेंशन होंगे। कॉन्ट्रैक्शन कहां पे होंगे? हमारा ऊपर वाली लेयर में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और नीचे वाली लेयर पे क्या होगा? हमारा सबसे ज्यादा हमारा टेंशन होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो कंप्रेशन जोन हमारा क्या है? कंप्रेशन जोन क्या है? ऊपर वाला क्षेत्र है। तो इसमें हमारा जो सबसे ज्यादा जो कंक्रीट है हमारा क्या आएगा? हमारा कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, और जो नीचे वाली लेयर है वो किस में आएगा? एकदम से एक्सपेंशन में आएगा। ठीक है, तो हमारा ये ऊपर वाला क्षेत्र जो होगा कंप्रेशन में होगा, और नीचे वाला किसमें होगा? हमारा टेंशन में होगा। अब बात कर लेते हैं EC की। अब सबसे पहले हमारे पास में हमने बताया था ये क्या है? हमारी न्यूट्रल लेयर। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस NA। इस पर हमने बताया प्रतिबल जो होंगे, चाहे हमारे स्टील में उत्पन्न हो चाहे हमारे कंक्रीट में उत्पन्न हो, उनकी वैल्यू कितनी होगी? 0। जब हमारे प्रतिबल 0 हो गए तो हम इस बात से हम क्या कह सकते हैं? हम इस बात से ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेन है वो भी क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों, जब ये चीज की वैल्यू 0 तो ये चीज की वैल्यू 0। अब हमारा क्या हुआ? स्ट्रेस बढ़ने स्टार्ट हुए। ठीक है, क्या हुआ? हमारा स्ट्रेस बढ़ने स्टार्ट हुए। जब स्ट्रेस बढ़ने स्टार्ट हुए तो हमारे पास में विकृति आने स्टार्ट हो गई। तो इसको हम कह सकते हैं EC डैश कह दो। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है? टोटल EC है। अब जैसे जैसे हम बल शून्य रेखा से ऊपर जा रहे हैं, तो उसी समानुपाती में जितना हम ऊपर जाएंगे न्यूट्रल लेयर से, उतना ही हमारी विकृति आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा जो, अगर हमारे पास में जैसे बीम है और ऊपर से हमारा लोड लगा हुआ है, तो इस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, तो हमारा जो ऊपर का जोन है सबसे ज्यादा कंप्रेशन में आएगा। तो सबसे ज्यादा विकृति ऊपर वाले जोन में होगी, कंप्रेशन में। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा। और जो नीचे वाला जोन है इस तरीके से जो एक्सपेंड होगा, तो वो सबसे ज्यादा विकृति कहाँ आएगी? नीचे वाले जोन में। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा विकृति कहाँ रहेगी? ऊपर वाले। ठीक है, जहां पर हमारी सतह है वहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, विकृति यहां पर आएगी, और यहां पर एक्सपेंशन में आएगी। ठीक है,
अगर हमारा जो बीम है इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है, तो अगर ऊपर की तरफ हो जाता है तो ये वाला कंप्रेशन में पहुंच जाएगा, ये टेंशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, वो कैंटिलीवर के केस में देखते हैं हम। ठीक है, आगे देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम, स्ट्रेन डायग्राम हो गया हमारा। तो इसमें अब हमारा EC और ES जो हमारा कंक्रीट में विकृति है और ये हमारा क्या है, स्टील में विकृति। हमने ये माना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होते हैं। हुक का नियम लागू होता है इलास्टिक थ्योरी के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या किया, जितना हमारा EC रहेगा वो इतना ही हमारा ES रहेगा। ठीक है, ये आगे हम जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो उन चीजों में हम देखेंगे। ठीक है, मतलब इन डायग्रामों को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड को पकड़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस डायग्राम की। किसकी? स्ट्रेस डायग्राम की। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल डायग्राम की। प्रतिबल डायग्राम में हमारा क्या होगा, हमने बताया सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां लगेगा, जहां पर स्ट्रेन आई थी। ठीक है, या कह सकते हैं जहां स्ट्रेन ज्यादा आएगी वहां पे स्ट्रेस ज्यादा होगा, या स्ट्रेस जहां पर ज्यादा होगा वहीं पे ही हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगी। तो हमारे सबसे ज्यादा जो ऊपर वाली लेयर पे क्या आ जाएगा, सिग्मा सी भी हमने स्ट्रेस दे दिया। ठीक है, और बल शून्य रेखा पे कितना होगा, 0 होगा। तो एक सीधी सरल रेखा में ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हमारा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो यहां पर कम है, फिर इसके बाद में ये बढ़ता हुआ मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। अब बात कर लेते हैं टेंशन जोन में स्ट्रेस की। तो टेंशन जोन में जो हमने प्रबलन इस्पात दिया है, एक पॉइंट पर ही केंद्रित होगा। जो हमारा जो स्टील में जो स्ट्रेस आएगा वो हमारा एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम एक सीधी सरल रेखा में ना होके एक पॉइंट पर केंद्रित हो जाएगा। इसको हमने कह दिया सिग्मा ST कह सकते हैं, और फोर्स जो होगा वो T होगा। ठीक है, टेंशन फोर्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंप्रेशन फोर्स, जो कंप्रेशन क्षेत्र में लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जैसे कंप्रेशन है, ठीक है, ये इसको इधर की तरफ धकेल रहा है और टेंशन हमारा इस तरफ धकेल रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक आघूर्ण बन जाएगा। उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं। इसको हमने जेड, स्मॉल जेड से या जेड से प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है, जब हम मूवमेंट लेंगे आगे, अगर भी देखोगे तुम आगे थोड़ा आगे बढ़ के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसी में ही देखोगे कि लीवर आर्म को हम किस तरीके से यहां से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इन दोनों के बीच में जो ये पॉइंट एक्ट करेंगे, इन दोनों की जो बीच की दूरी है उसको कह रहे हैं हम लीवर आर्म। ओके, अब बात कर लेते हैं फोर्थ, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम। हमारे पास में ये एक पॉइंट पर केंद्रित था, हमने कहा कि इसको केंद्र पे ना मान के इस तरीके से कर लेते हैं, जितना हमारा सिग्मा CV उधर जाता है इतना ही हमारा इस तरफ चले जाए, तो एक इक्विवेलेंट एरिया में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम बनाया। इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम बनाने से हमारा क्या हुआ कि हमें ये हो गया कि हमने ये जो सिग्मा ST था इसको कन्वर्ट कर लिया सिग्मा ST में, हमने डिवाइड कर दिया किसका, m का। ये स्मॉल m क्या है हमने बता चुके हैं, ये मॉड्यूलर रेशो। ठीक है, मापांक अनुपात। उससे डिवाइड करने के बाद में हमने एक डॉटेड इस डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमने ये बता रखा है कि ये x कहां तक की, न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी है। ठीक है, और ये d-x है, ये हमारा संपीड़न क्षेत्र है ऊपर का, और ये हमारा तनन क्षेत्र है। ओके, तो इन चीजों के बारे में और सबको हमने अलग से लिख दिया है कि C क्या है, कुल संपीड़न बल। कुल संपीड़न मतलब टोटल जितना भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है कंप्रेशन जोन में, तो उसको कहते हैं हम C। T क्या है, टेंशन में जितना भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं कुल तनाव बल, कुल तनन बल। ठीक है, सिग्मा ST क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। स्टील में जो हमारी परमिसिबल जो अनुज्ञेय प्रतिबल है, ठीक है, वो है हमारा। ठीक है, सिग्मा CV परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। ओके, EC क्या है, स्ट्रेन जो विकृति है इन कंप्रेशन। ES स्ट्रेन इन टेंशन, या स्टील में जितनी विकृति हो रही है वो है, और ये कंक्रीट की विकृति है। ठीक है, D इफेक्टिव डेप्थ है, X क्या है, न्यूट्रल लेयर से ऊपरी सतह से गहराई X। ठीक है, और Z क्या है, हमारा लीवर आर्म है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इन चीजों को हम कैसे, डायग्राम को हम इस डायग्राम की सहायता से हम कैसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या बल शून्य रेखा की, बल शून्य रेखा मतलब होता है ये वाली X की गहराई ज्ञात करनी है हमें। और ये बल शून्य रेखा की जो गहराई है हम दो प्रकार से देखेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे, ठीक है, क्रांतिक बल शून्य रेखा, और दूसरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे। ठीक है, वास्तविक बल शून्य रेखा। दोनों को हम, एक को देखेंगे प्रतिबल के आधार पर और दूसरा देखेंगे हम प्रबलन के आधार पर, प्रबलन मतलब स्टील के आधार पर। ठीक है, ये चीजें देख लेते हैं एक, ठीक है, मिटा देते हैं। बात कर लेते हैं
देखो जो न्यूट्रल एक्सिस है, बल शून्य रेखा जो होती है, ठीक है, दो प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है हमारी, एक प्रकार होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जिसको क्रांतिक बल शून्य रेखा कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, वास्तविक बल शून्य रेखा। दोनों को, एक को हम प्रबलन के इस्पात के आधार पर देखेंगे और एक को देखेंगे प्रतिबलों के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या दे रखे हो, हमारे पास में प्रतिबल दे रखे हो, प्रतिबल दे रखे हो, ठीक है, दे रखे हो, ठीक है। जब प्रतिबल दे रखे हो तो हमारे पास में क्रांतिक बल शून्य रेखा हम कैसे निकालेंगे। क्रांतिक बल शून्य रेखा मतलब जो ये x है ये कन्वर्ट हो जाएगा xc में, ठीक है, किसके प्रतिबल दे रखे हो, तब हमें कैसे निकालना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमने पहले भी बताया था, पहले एक डेरिवेशन किया था, इसमें हमने बोला था कि जो कंक्रीट में जितनी विकृति आएगी वो हमारी विकृति किसके बराबर होगी, स्टील में जितनी विकृति आएगी। दोनों हमारा क्या है, अगर हमारा वो परफेक्ट बॉन्ड हो, ठीक है, और परफेक्ट बॉन्ड होने चाहिए, हम मान के चल रहे हैं क्योंकि हमारा अजम्पशन है, ठीक है। तो हमने बोला, अब ले लेते हैं हम प्रतिबलों में कंक्रीट में विकृति डिवाइड बाई स्टील में विकृति, ठीक है, बराबर होगी। हमने ये माना जो हमारा, देखो ये एक मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज के हिसाब से हमारा जो समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, जो हमारा समरूप त्रिभुज होता है उसके हिसाब से ले रहे हैं कि ये अपॉन ये, ठीक है, कंक्रीट में विकृति अपॉन स्टील में विकृति, ये अपॉन ये, ठीक है। तो लिख देंगे इसको x अपॉन डी माइनस एक्स, ओके, ये अपॉन ये दोनों, ठीक है, एक्स सी अपॉन, मतलब एक बार तो बेस लेते हैं तो बेस का हमने कंपेयर कर दिया, जैसे हमने जो 9th और हाई स्कूल में पढ़ा था वो चीज है ये, ठीक है। ईसी मतलब कंक्रीट में विकृति अपॉन स्टील में विकृति, और ये हाइट अपॉन ये हाइट, ठीक है। तो कंक्रीट में विकृति हम जानते हैं क्या होती है, ईसी अपॉन स्टील में विकृति ईएस, क्या, ईएस बराबर एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, ओके। अब ईसी हमारा जो होता है, कंक्रीट में विकृति जो होती है वो किसके बराबर होती है, तुम्हारा ईसी को अलग से देख लेते हैं, यहां पे क्या होती है, तुम्हारे पास में क्या होता है, सिग्मा जो समानुपाती होता है किसके होता है, ठीक है, ई इंटू ईसी, ठीक है। तो ईसी यहां से निकालना है, तो ये सिग्मा किसके, अगर कंक्रीट की हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा सीवी के बराबर और डिवाइड बाई ई, ठीक है, ई किसकी, कंक्रीट की, तो बराबर आ जाएगा ईसी, ठीक है। इसी प्रकार सिग्मा एस टी अपॉन और जो यंग मॉडुलस किसका आ जाएगा, स्टील का, और बराबर कंक्रीट स्टील में विकृति के, ठीक है। अब इन्हीं की वैल्यूओं को यहाँ पे पुट कर दो, बस हो जाएगा सोई काम, ठीक है। ईसी की जगह पे सिग्मा सीवी और डिवाइड बाई ईसी, और सिग्मा ई एस की जगह पे सिग्मा एस टी और डिवाइड बाई ई एस, वैल्यू हमने पुट कर दी बराबर एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो, अब इनको अगर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से कि इनके साथ में ये ऊपर पहुंच जाएगा ई एस, तो सिग्मा सीवी अपॉन, ठीक है, और ई एस ऊपर पहुंच जाएगा और अपॉन सिग्मा एस टी और ई एस ऊपर, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई में, और ये ई सी अपना स्थान पर रहेगा, ई एस ऊपर पहुंच जाएगा और ई सी अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है। ई एस ये ऊपर आ गया, ई सी अपने स्थान पर है। अब देखो ई एस हमने पहले बताया था, ई एस डिवाइड बाई ई सी, ठीक है, इन दोनों का जो रेशो है वो क्या कहलाता है, मॉड्यूलर रेशो, मापांक अनुपात, ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो मॉड्यूलर रेशो क्या है, ई एस अपॉन ई सी का अनुपात, तो इसकी जगह पे हम क्या रख दें, मॉड्यूलर रेशो रख दें, तो बराबर एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, ओके, और इसके स्थान पे हम रख देंगे एम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आगे देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या रख दिया, सिग्मा सीवी अपॉन सिग्मा एस टी इंटू एम बराबर एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, ठीक है। ये समीकरण मानो एक है, ठीक है। इसी समीकरण को क्या सॉल्व करना है हमें, ठीक है। एक्स की जगह पे हम एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, एक्स ही ले लो,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं, तो इसको ही एक्सी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लो, एक्सी की वैल्यू निकाल दो, या फिर हम इतना भी रहने देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास में सिग्मा सी भी स्ट्रेस दे रखा हो, सिग्मा एस टी दे रखा हो और एम दे रखा हो। ठीक है, तो यहां से हम, और इफेक्टिव डेप्थ दे रखी होगी बीम की, तो हम यहां से एक्सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर यहां से एक्सी की वैल्यू निकालते हैं, अगर इसी को अगर आगे अगर हम प्रोसीड करेंगे तो एक्सी बराबर बन जाता है एम इंटू सिग्मा सी बी सी। ठीक है, सिग्मा सी बी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सी बी। ठीक है, और प्लस सिग्मा एस टी। ये इस तरीके से ये हम निकाल सकते हैं। तो एक्स सी हम जो है इस तरीके से, इसमें एम की वैल्यू रखो, सिग्मा सी बी की वैल्यू, इसी को ड्राइव करने के बाद में, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। एक्स को एक साथ कर लेंगे, एक पास रख लेंगे, और बाकी इन चीज़ों को अगर हम ड्राइव करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या, बल शून्य रेखा की गहराई याद करना, क्रांतिक बल शून्य रेखा की गहराई इस तरीके से निकालेंगे। जब हमारे पास में क्या दे रखे हों, प्रतिबल दे रखे हों, तब हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। क्या किया है, कंक्रीट में विकृति, ये कंक्रीट में विकृति डिवाइड बाय स्टील में विकृति बराबर ये हाइट अपॉन ये हाइट दोनों को, और बाकी उसके बाद में इसको सॉल्व कर दिया। कंक्रीट में विकृति हमारी कैसे होती है, हम जानते हैं हुक्स के नियम से क्या होता है, सिग्मा बराबर ई इंटू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन में हमने किसी कंक्रीट का लिख दिया, तो ये कंक्रीट का लिख दिया, तो ये हमारा कंक्रीट का हो गया, ये स्टील का हो गया, वैल्यू रख दी, और वैल्यू के बाद में इसको हमने सॉल्व किया। तो बहुत आसान है ये, ऐसा नहीं है कि कुछ कठिन है, बस इनको वैल्यू रख के और ये हमने प्रोसीड करके ये निकाल दिया। ठीक है, और ई एस अपॉन ई सी का जो रेशो होता है वो मॉड्यूलर रेशो होता है, इसको क्या कहते हैं, मापांक अनुपात कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, क्रिटिकल बल शून्य रेखा की गहराई निकाल ली। ओके, अब दूसरा आता है हमारा वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई ज्ञात करना। वो हम कैसे निकालते हैं, वो प्रबलन के आधार पर निकालते हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना पूरा। ठीक है, इसी से हमारा, हमने बताया था कि स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम, इनसे ही बहुत सारी चीजें हमें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो इनको आगे और देखते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं वास्तविक बल शून्य रेखा। दूसरी प्रकार की आती है वास्तविक बल शून्य रेखा, जब हमारा प्रबलन इस्पात दे रखा हो। ठीक है, तो हम देखेंगे इस्पात का कंक्रीट के रेस्पेक्ट में, कंक्रीट के समतुल्य या इक्विवेलेंट क्षेत्रफल बराबर होता है तुम्हारा m इंटू ए एस टी। बस, अब हमें क्या करना है, हमें एरिया मूवमेंट लेना है। ठीक है, हमारा कंप्रेशन का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, और ठीक है ए एस टी का, ये जो हमारा टेंशन जोन का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, हमें क्या लेना है, मूवमेंट लेना है। और मूवमेंट लेते के साथ ही हमारा क्या निकल जाएगा, हमारे पास में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कंप्रेशन का संपीड़न तथा कंप्रेशन तथा टेंशन क्षेत्रफल का, ठीक है, मूवमेंट, एरिया मूवमेंट कह सकते हैं, एरिया मूवमेंट लेने पर। ठीक है, अब ये लेते हैं। ठीक है, एरिया मूवमेंट कैसे होगा, देखो एरिया कैसे होगा, b इंटू एक्स एरिया बन गया, b इंटू एक्स एरिया बन गया, b इंटू एक्स तो कंप्रेशन का एरिया बन गया, इंटू ये न्यूट्रल एक्सिस है तुम्हारा। तो यहां से यहां तक की जो मूवमेंट लिया जाता है वो क्या होता है, सेंटर से यहां तक की ये दूरी, तो कितना हो गया इंटू एक्स बाई टू बराबर होगा, प्रबलन का लेना है तो ए एस टी, इसका समतुल्य क्षेत्रफल कितना है, m इंटू ए एस टी, और मल्टीप्लाई बाई ये देखो ये रहा d माइनस एक्स, न्यूट्रल एक्सिस से ये वाली दूरी, इंटू डी माइनस एक्स, ये यहां से, तो ये बराबर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर m इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स। ओके, जब हमारे पास में क्या दे रखा हो, जब हमें प्रबलन इस्पात का एरिया दे रखा हो, तो हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, तो ये इसमें हमारा क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी पॉजिटिव, एक आएगी नेगेटिव। हमारे पास में जो पॉजिटिव होगी उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, जब क्रिटिकल ये जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे तो दो वैल्यू आएंगी हमारी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
तो पॉजिटिव मान के हम चलेंगे और इस तरीके से हम, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट, 2 फॉर्मूले बन गए हमारे पास में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम पूरा ये पढ़ा देंगे तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बस आप उनको भी याद रखें, तब भी आप पूरा चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें अभी हम ट्रिक से बता देंगे पूरी चीज़ें कोई, लेकिन बात ये आती है कि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें पहले, समझने के बाद में सैकड़ों शॉर्ट ट्रिक बन जाएंगी, लेकिन पहले सबसे पहले हमें लॉन्ग ट्रिक को समझना पड़ेगा। एक लंबा रास्ता है जो कैसे कैसे जाता है, कैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, पहले वो समझो, उसके बाद में तो शॉर्ट ट्रिक भी बन जाएंगी और छोटा छोटा कैसे कैसे हम उनको हमें सॉल्व करना है। देखो, कंसेप्ट भी आना चाहिए और साथ में हमें पेपर में नंबर कैसे लेके आने हैं और कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे करनी है, वो चीज़ भी हम पर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। एक्स जो है हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक है, एक्चुअल, एक्स ए लिख सकते हैं इसको, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वास्तविक बल शून्य रेखा हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप क्रिटिकल निकाल सकते हैं और वास्तविक निकाल सकते हैं। अब हम इनको कंपेयर करके हमारे पास में 3 सेक्शन आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारे पास में अंडर रेनफोर्स सेक्शन, एक आ जाता है बैलेंस सेक्शन और एक आ जाता है हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ये तीनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम आगे की वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे उनको। ठीक है, हमारे पास में वास्तविक बल शून्य रेखा आ गई और धनात्मक जो वैल्यू है ये भी हमने बता दिया कि किस तरीके से लेंगे आप। ठीक है, ठीक है, आराम से इससे द्विघात समीकरण से आप ये चीज़ों को निकाल सकते हैं। आगे की वीडियो में देखते हैं कि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी के हिसाब से हम प्रबलन देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बल शून्य रेखा तक ही रखते हैं और आगे की वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।